हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स मेड इजी। सो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ द फिलिप्स कर्व। ठीक है ना। एक्चुअली इस फिलिप्स कर्व का कंसेप्ट जो है ये इकोनॉमिस्ट A W फिलिप्स के थ्रू आया था और इसीलिए इस कर्व का नाम भी फिलिप्स कर्व पड़ा गया है। ठीक है। ओके। सो इस वीडियो में मैं एक स्टोरी के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ फिलिप्स कर्व के बारे में। रेदर देन जस्ट मैं ऐसे ही बता दूं कि ये शॉर्ट रन में फिलिप्स कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है एंड लॉन्ग रन में वर्टिकल होता है। ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या सीखा था, मतलब अगर इसके पहले के मेरे वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में बताया है। ठीक है। और अगर आप लोग वीडियो नहीं भी देखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लाइक हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो दो तरीके से होता है, उसका टू कॉजेज है। एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है। तो हमने यहाँ से इन्फ्लेशन का कंसेप्ट जाना और इन्फ्लेशन क्या होता है अगर मैं अभी बताऊं तो इन्फ्लेशन जो है वो एक वन टाइम चेंज इन प्राइस को अभी इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। अगर 10 रुपीज़ से 20 रुपीज़ प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो हम लोग उसको कभी भी इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है। बट अ सीरीज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस। ठीक है। अगर मेरा प्राइस लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो उस सीरीज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है। सो A W फिलिप्स एंड फिर बाद में सोलो एंड सैमुअल्सन एंड फेल्प्सन, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो है जब फिलिप्स कर्व के बारे में सब लोगों ने पढ़ा तो जब सबने एक्चुअली US इकोनॉमी का डेटा को अच्छे से पढ़ा तो उन सबको ये चीज़ समझ में आया कि लाइक एक रिलेशन मिल रहा है उन लोग को इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में। ठीक है। वो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में जो रिलेशन मिल रहा है उसको इकोनॉमिस्ट ने फिलिप्स कर्व के अकॉर्डिंग दिखाने की कोशिश की है। ठीक है। और ये फिलिप्स कर्व का जो कंसेप्ट है वो मोर और लेस हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व मॉडल से ही आया है। लाइक हम लोग कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड फिलिप्स कर्व जो है आपस में बहुत इंटर रिलेटेड है। ठीक है। सो इस चीज़ को चलो स्टार्ट करते हैं अच्छे से। तो सबसे पहला चीज़ हमने इन्फ्लेशन के बारे में जाना कि इन्फ्लेशन आता क्यों है। ठीक है। फिर हमने मॉडल यानी कि जो 4 मॉडल्स है एग्रीगेट सप्लाई कर्व के, उस मॉडल्स को जब हमने पढ़ा, स्टिकी प्राइस मॉडल, स्टिकी वेज मॉडल, फिर एंड सो ऑन, जो और 2 मॉडल्स हैं, तो उन सब में भी एक चीज़ बहुत ही कॉमन तरीके से सारे इकोनॉमिस्ट बताने की कोशिश कर रहे थे अपने अपने मॉडल के थ्रू कि किस तरीके से एग्रीगेट सप्लाई का शॉर्ट पीरियड में जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग रहता है एंड लॉन्ग पीरियड में जो है वो ड्यू टू एक्सपेक्टेशन एंड ऑल लॉन्ग पीरियड में जो है वो वर्टिकल हो जाता है। ठीक है। एंड सिमिलरली फिलिप्स कर्व का भी कंसेप्ट बहुत ही सिमिलर है। लाइक शॉर्ट पीरियड में फिलिप्स कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है एंड लॉन्ग पीरियड में जो है ये वर्टिकल हो जाता है। ठीक है। ओके। सो ये चीज़ था एग्रीगेट सप्लाई कर्व मॉडल और डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब इसके बाद जैसे जैसे मैं इस स्टोरी को आगे बढ़ाऊंगा मैं आगे बताऊंगा कि कैसे सैक्रिफाइस रेशियो का कंसेप्ट आया, कैसे कॉस्ट ऑफ डिस इन्फ्लेशन एंड एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन, ये सब क्या होता है। ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए ये देखिए, जैसे कि आप सपोज करो, ठीक है, एक पॉलिसी मेकर के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ओके। इनिशियल स्टेज पे मेरा जो इकोनॉमी है वो पॉइंट ए पर है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये, और ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है AD1। तो मेरे को आउटपुट अभी जनरेट मैं Q1 कर रहा हूँ एंड एट प्राइस लेवल P1। ठीक है। एंड इस समय अगर देखा जाए तो मेरा फिलिप्स कर्व के अकॉर्डिंग जो इन्फ्लेशन रेट है वो पाई1 है एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो मेरा U1 है। ठीक है। अब अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट होता है AD1 से AD2 में, हम लोग ग्राफिकली इस चीज़ को कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है अगर सपोज करो कि अगर वो हाई शिफ्ट होता है, बट बहुत कम लोग हैं जो इसका रीज़न बताते हैं कि क्यों शिफ्ट करना है, मतलब पॉलिसी मेकर क्यों इतना पीछे पड़े हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करने के। ठीक है। इसका रीज़न क्या है कि लाइक अगर मेरा एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो मेरा राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो मेरा ज़्यादा आउटपुट हम लोग प्रोड्यूस कर रहा है, जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को ज़्यादा वर्कर्स चाहिए, ज़्यादा लेबर चाहिए, यानी कि ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे। तो अब इसी कारण ये इसी चीज़ के लिए ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड को वो राइटवर्ड शिफ्ट करें। ठीक है। अगर उनको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना है अपनी इकोनॉमी में। ठीक है।
तो देखो जैसे ही मेरा पॉइंट ए से पॉइंट बी में शिफ्ट होता है मेरा एडी डिमांड कर्व, तो मेरा जो पॉइंट बी में देखो उस समय मेरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो मेरा डिक्रीज हो गया, ठीक है, U1 से U2 में आ गया। तो मेरे अब अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। बट देखो जो इन्फ्लेशन है वो मेरा इंक्रीज हो गया। मतलब अगर मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयड करना है तो मेरा इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हो गया। एंड इसके पीछे का बहुत ही सिंपल लॉजिकल रीज़न भी है, अगर ज़्यादा लोग कमाएंगे तो हर एक चीज़ों का डिमांड भी ज़्यादा लोग करेंगे। अब अगर डिमांड करेंगे तो उसके लिए प्राइस भी मेरा इंक्रीज करना पड़ेगा, एंड जब प्राइस इंक्रीज होगा तो मेरा इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट्स द रीज़न ओनली कि ऐसे आपने सुना होगा ऐसे मजाक मजाक में भी, एंड ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि सरकार को सारे फैमिलीज़ को 1 करोड़ रुपीज़ ईच करके दे देना चाहिए। तो बहुत लोग ये चीज़ कहते हैं मजाक में, एंड बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आता कि क्यों सरकार ऐसा कुछ क्यों नहीं करती। बिकॉज अगर 1 करोड़ रुपीज़ सबको दे देगी तो डेफिनेटली फिर जितना भी मतलब गरीबी है देश से वो सब मिट जाएगा। बट अगर अगर सच में ऐसा कोई करता है, ऐसा हुआ भी है एक्चुअली, अगर ऐसा सच में कोई करता है तो इन्फ्लेशन जो है वो बहुत हाई अमाउंट में इंक्रीज कर जाएगा, जो कि एक इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने समझा कि पॉलिसी मेकर्स को अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है तो वो क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट करवा सकते हैं। एंड एग्रीगेट डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट कराने का पॉलिसीज क्या क्या हो सकते हैं, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग और कट इन टैक्सेस, ये सारी चीज़ हो सकते हैं, ठीक है ना। एंड वाइस वर्सा, अगर आप देखो अगर मेरे को हम समझ गए कि अगर मेरे को ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है तो हमको एग्रीगेट डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट करना है। बट व्हाट इफ अगर मेरे को एग्रीगेट डिमांड को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है, तो उस केस में मेरे को इन्फ्लेशन, अगर मेरे को सपोज करो कि एक इकोनॉमी में बहुत हाई इन्फ्लेशन प्रिवेल कर रहा है और पॉलिसी मेकर्स को कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन को, ठीक है, या फिर रिड्यूस करना है इन्फ्लेशन को, तो इन्फ्लेशन को जब वो उनको रिड्यूस करना होगा तो उसके लिए उनको एग्रीगेट डिमांड कर्व को AD2 से AD1 में लाना पड़ेगा, यानी कि उनको एग्रीगेट डिमांड को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है, जिसके कारण हमारा इन्फ्लेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाएगा। बट देखो यहाँ पे दो तरीके का खेल चल रहा है। अगर मेरे को अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है तो मेरे को इन्फ्लेशन मेरे को मतलब बढ़ना पड़ेगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा एट द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। एंड अगर मेरे को इन्फ्लेशन कम करना है तो मेरे को लोग जो है फिर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो फिर मतलब अगर मेरे को इन्फ्लेशन कम करना होगा, मतलब महंगाई अगर कम करनी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, एंड अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो ऐसे दो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। ये हुआ शॉर्ट रन में, ये शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस हैं, ठीक है। बट न्यूट्रलिटी ऑफ मनी एंड बाकी सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग में हम लोग जानते हैं कि जो नॉमिनल वेरिएबल है लॉन्ग रन में रियल वेरिएबल पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट जो रियल वेरिएबल है, और नॉमिनल वेरिएबल यहाँ पे क्या है, प्राइस। प्राइस का जो इफेक्ट है वो आउटपुट या फिर एम्प्लॉयमेंट पर नहीं पड़ता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, अब इस चीज़ को समझते हैं। हमने शॉर्ट रन में देखा कि शॉर्ट रन में ऐसे फ्लक्चुएशंस होते हैं एंड पॉलिसी मेकर्स फ्लक्चुएट करके या फिर डिफरेंट पॉलिसीज़ को यूज़ करके आइदर वो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करते हैं या फिर इन्फ्लेशन को कम करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमको समझ में आया। लॉन्ग रन में ऐसा केस नहीं होता है। लॉन्ग रन में कहा गया है कि डेटास के अकॉर्डिंग देखा गया है, यानी कि जब फिलिप्स या फिर फेल्प्स एंड सोलो सैमुअल्सन जितने इकोनॉमिस्ट हैं वो सब ने जब इस चीज़ को देखा तो उन लोगों को एक बहुत अच्छा चीज़ समझ में आया। जब उन्होंने US इकोनॉमी के डेटा को पढ़ा था, ठीक है, तो उन लोगों को समझ में आया कि देखो शॉर्ट रन में अगर मेरा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो मेरा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मेरा रिड्यूस हो रहा है। तो डेफिनेटली शॉर्ट रन के केस में मेरा फिलिप्स कर्व जो है वो वैलिड है। एंड एग्जैक्टली जैसा फिलिप्स ने कहा था कि लॉन्ग रन में ऐसा कोई ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट नहीं करता इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच। लॉन्ग रन में क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अपने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा, ठीक है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। फिर उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्फ्लेशन कितना इंक्रीज हो रहा है या फिर कितना डिक्रीज हो रहा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो मेरा फिक्स्ड रह जाएगा। अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट समझते हैं कि ये जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है
इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। एक्चुअली नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हर एक कंट्री में एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता ही है। जस्ट लाइक कि हम लोग जानते हैं कि एक इकोनॉमी जो है वो कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं कर सकती है। मतलब तुम जितने भी पॉलिसीज यूज़ कर लो, फुल एम्प्लॉयमेंट कभी भी अचीव नहीं कर सकती है। एक थोड़ा सा पार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रह जाता है। ठीक उसी तरीके से एक इकोनॉमी चाहे जितना भी कोशिश कर ले, वो कभी भी पूरी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस या ज़ीरो नहीं कर सकती है। एक सम पार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमेशा एग्जिस्ट कर जाता है, और इस सम पार्ट ऑफ जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको ही हम लोग नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली इसके पीछे का जो रीज़न है वो है एक्सपेक्टेशन का रीज़न है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, बट पहले इस चीज़ को समझते हैं। लाइक जैसे कि अकॉर्डिंग टू यूएस इकोनॉमी का जब डेटा को पढ़ा गया अच्छे से, तो उन लोगों ने देखा कि शॉर्ट रन में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है बट अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो रहा है। बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो देख रहे हैं कि अब देखो, अब इन्फ्लेशन रिड्यूस होने के बाद भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। बिकॉज एक जो इकोनॉमी का, जैसे यूएस इकोनॉमी का सपोज कर लेते हैं कि जो 3% अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका 3% है, ठीक है। तो बैक टू 3% आफ्टर सम पॉलिसीज को यूज करने के बाद भी, लाइक जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग, जैसे पॉलिसी मेकर्स ने क्या देखा इनिशियली शॉर्ट रन के केस में, कि जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है 3%, उससे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंक्रीज हो चुका है, लाइक 7% पे अभी प्रिवेल कर रहा है। तो पॉलिसी मेकर्स तब क्या ट्राई करेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, एंड उसके लिए वो डिफरेंट पॉलिसीज यूज करेंगे, जैसे कि मैंने कहा इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग और कट इन टैक्सेस, ठीक है। ऐसे कोई पॉलिसीज वो यूज करेंगे। अब इसके कारण वो शॉर्ट रन में देख रहे हैं, ओके अब मेरा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, वो 7 से 6 में आ गया, 6 से 5 में आ गया, ऐसे ऐसे करके। बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो क्या देख रहे हैं कि 3% नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में ये जाके रुक गया है। अब और फर्दर मेरा जो है इस पॉलिसी जो पॉलिसी जो है वो इनइफेक्टिव हो गई है। अब और फर्दर मेरा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है, वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे वापस आ गया है, ठीक है। सो इसके कारण भी फिलिप्स कर्व को जो एक बहुत ही ह्यूज सक्सेस मिला कि लाइक ठीक है, बिल्कुल फिलिप्स ने बिल्कुल सही कहा कि शॉर्ट रन में फिलिप्स कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है एंड लॉन्ग रन में ये वर्टिकल हो जाता है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे ये वापस आ जाता है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों ये बार बार नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे वापस आ जाता है? अब हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम और लेते हैं, चलिए। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, देखो इस ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं जो SRPC1 है, इसका मतलब है शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, ठीक है, 1, एंड शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व 2, और ये वर्टिकल वाला केस जो है ये लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है, ठीक है। अच्छा, इनिशियली हम लोग समझते हैं कि जो इकोनॉमी है वो हमारा पॉइंट ए पर है, यानी कि लो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रिवेल कर रहा है इकोनॉमी में, ठीक है। लो अनएम्प्लॉयमेंट है एंड लो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है, ओके। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पॉलिसी मेकर्स जो है वो यहाँ से ट्राई करते हैं कि चलो अनएम्प्लॉयमेंट लो है, तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड को और इंक्रीज करते हैं। लाइक अब पॉलिसी मेकर्स देख रहे हैं कि अभी लो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है पीपल का एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो अब वो अनएम्प्लॉयमेंट को और रिड्यूस करना चाहते हैं, यानी कि वो एग्रीगेट डिमांड को एक्सपैंड करना चाहते हैं, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड को एक्सपैंड करेंगे तो इससे अभी 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 हम लोग सीखा है कि एग्रीगेट डिमांड जब भी एक्सपैंड होगा तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट तो रिड्यूस होगा, डेफिनेटली रिड्यूस होगा, बट एट द कॉस्ट ऑफ हाई इन्फ्लेशन। तो इसके कारण जो इकोनॉमी है वो शॉर्ट रन में जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट में आ जाती है, ठीक है, इस पॉइंट में आ जाती है। अब इस पॉइंट में क्या हो गया कि हाई एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन हो गया है पीपल का। सबको पता है कि यार महंगाई जो है आगे चल के और बढ़ेगी, अभी इतना बढ़ गया है, आगे चल के और महंगाई बढ़ने वाली है। बट अभी पॉलिसी मेकर्स बहुत खुश हैं बिकॉज उनको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस होकर इस पॉइंट पे आ गया है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को वो पॉइंट ए से पॉइंट बी में ले आए, ठीक है, बट एट द कॉस्ट ऑफ हाई इन्फ्लेशन, ओके। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, यानी कि लॉन्ग रन में क्या होता है कि जो पीपल को जो एक्सपेक्टेशन है हाई इन्फ्लेशन का, वो उनके साथ वो अडॉप्ट कर जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो हाई एक्सपेक्टेशन के साथ अडॉप्ट कर गए
तो इकोनॉमी जो है, जो फिलिप्स कर्व, जो शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व है, वो फॉरवर्ड शिफ्ट कर गया, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट कर गया। एंड इकोनॉमी फिर जो है वापस इस पॉइंट पे, यानी कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाले पॉइंट पे वापस आ गई, जहां पे पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करता है शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व एंड लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, गिवन द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विथ हाई एक्सपेक्टेशन और हाई इन्फ्लेशन, विथ हाई इन्फ्लेशन। अब ऐसा क्यों होता है, इस चीज को एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जियो ने क्या किया कि हम लोग को फ्री में अपना सिम उन्होंने दिया, और हम लोग को ऑफर दिया कि लाइक 1 ईयर के लिए आपको फ्री नेट एंड फ्री कॉल सर्विसेज सब कुछ फ्री मिलेगा, ठीक है। हम लोग को बड़ा मज़ा आ रहा था, एंड उस समय हम लोग उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से यूज़ किए। बट जैसे ही जियो ने क्या किया, जैसे ही उन्होंने प्राइस चार्ज करना शुरू कर दिया, तो हम लोगों को वो प्राइस चार्ज बहुत महंगा लगने लगा। लाइक अरे यार, अभी तो फ्री में दे रहे थे, अभी प्राइस चार्ज करना शुरू कर दिया इन लोगों ने, तो ये महंगा लगने लगा हम लोग को, ठीक है। बट विद अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, हम लोग को ये जो प्राइस चार्ज वाला सिस्टम है, फिर हम लोग इसके साथ अडॉप्ट कर जाएंगे। लाइक आज मुझे पता है कि अगर मैं एक दुकान से सामान ले रहा हूँ 20 रुपये का, और अगर उसका दाम अभी 25 रुपये हो गया, तो मैं डेफिनेटली दुकान वाले को बोलूँगा कि ऐसे कैसे आपने दाम बढ़ा दिया, अभी मैं 2 दिन पहले ले गया था 20 रुपये था इसका दाम, अभी आपने 25 रुपये कर दिया। तो शुरुआत में प्रॉब्लम होगा अडॉप्ट करने में, बट देखना फिर वापस समय के साथ फिर हम भी उसको 25 रुपये में ही खरीदने लग जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि लोगों को शुरुआत में शॉर्ट टर्म में जब उनके एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड कुछ चीज़ होता है, तो उस समय जो है वो इन्फ्लेशन हाई होता है, बट अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लो हो जाता है, ठीक है। बट धीरे धीरे जब उन लोग को समझ में आ जाता है कि ओके अब तो महंगाई इतनी रहेगी, तो अब कुछ करके कोई फ़ायदा नहीं है, महंगाई बढ़ चुकी है। अब जो पहले जो एक सामान जो मतलब मेरे को एक, जैसे कि एक ब्रेड का पैकेट जो मेरे को पहले 6 रुपीज़ में मिलता था, वो आज मेरे को 15 रुपीज़ में मिल रहा है। तो अब हम लोग इसके साथ भी अडॉप्ट कर गए हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि लाइक महंगाई अब इतनी बढ़ ही चुकी है, कुछ कर नहीं सकते, और हम लोग कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि महंगाई आगे चल के फिर से वापस से 15 रुपये से वो ब्रेड का दाम जो है वो 6 रुपये में आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग अडॉप्ट करने लग जाते हैं उसी चीज़ों के साथ, वैसे ही हमारा इकोनॉमी जो है वो वापस से नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे आ जाता है विथ हाई इन्फ्लेशन। तो वही चीज़ वापस घूम फिर के हो जाता है, ठीक है। अब इसके आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ओपेक ने अपना प्राइस राइज किया था, एंड रिग्रेश एंड उसके बाद सैक्रिफाइस रेशियो का कंसेप्ट यहाँ से कैसे आता है, जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो अगर अभी तक इसमें कुछ भी समझ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या फिर फेसबुक के पेज में को आप जाके फॉलो कर सकते हो, इकोनॉमिक्स मेड इजी का पेज, एंड उसमें भी आप मैसेज कर सकते हो अगर कुछ भी चीज़ समझ ना आया तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।